हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। आप लोगों को उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर देना है। ये काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं और अभी भी पूछने के चांसेस हैं। द रीज़न इज़ ट्रायल बैलेंस इज़ क्वाइट शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट। बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला सम भी है कि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो ही ये सम आपसे टैली होगा। एडजस्टमेंट्स भी कुछ ट्रिकी है और सेम वे ट्रायल बैलेंस में भी कुछ चीज़ें आपको अलग तरीके से दी हुई है। तो सम रीड करते हैं। पार्थिव एंड प्रिया आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म from the trial balance dated at 31st March 2017 and adjustments, prepare final accounts of the partnership firm. Trial balance of the partnership firm of Parthiv and Priya as on 31st March 2017 is given below. डेबिट बैलेंसेस यहाँ पे अलग से दिए हुए, क्रेडिट बैलेंसेस अलग से दिए हुए हैं, तो आपको वो कन्फ्यूजन एक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया है ड्राइंग्स, फिर दिया है नेट कॉस्ट ऑफ परचेज, फिर नीचे नोट में लिखा है नेट कॉस्ट ऑफ परचेज मीन्स एडजस्टेड परचेज, और एडजस्टेड परचेज मीन्स तो आप इज इक्वल्स टू करके उसके यहाँ लिख लो। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब ये एडजस्टेड परचेज है, इसीलिए देखो आपको ओपनिंग स्टॉक कहीं पे भी नहीं दिखेगा। द रीज़न इज ऑलरेडी ये क्या हुआ है, ओपनिंग स्टॉक परचेज के अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। और सेकेंड चीज कि क्लोजिंग स्टॉक जो उनको एडजस्टमेंट में देना चाहिए था वो उन्होंने ट्रायल बैलेंस में दिया है। दैट मीन्स कि ये ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में से माइनस हो चुका है, तो अब आपको ये क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में शो करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये स्टॉक आपको दिया है इसको आप क्या करोगे, सीधा बैलेंस शीट में रख दोगे। नेक्स्ट इज रिसीवेबल्स, तो यहाँ पे आप बाजू में लिख देना दिस इज कस्टमर्स। फिर वेजेस एंड सैलरी वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ट्रेडिंग में। याद रखना, अगर ये सैलरी वेजेस होता तो ये कहाँ जाता, अगर ये सैलरी वेजेस होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता, और अगर ये वेजेस सैलरी है तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। सिर्फ वेजेस होता तो ट्रेडिंग में जाता, और सिर्फ सैलरी होती तो P&L में जाती। कुछ लोग लॉजिक लगाते हैं कि सैलरी एंड वेजेस साथ में दिए हैं तो दोनों 5-5 हज़ार रिकॉर्ड कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने का। नेक्स्ट इज अ ट्रेडिंग एक्सपेंस। अगेन ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, P&L में जाएगा, लगता है ट्रेडिंग में जाएगा, तो यहाँ पे गलती ना हो, ध्यान रखना। फिर बिल्डिंग फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, पैकिंग मटेरियल, स्टॉक एंड कैश बैलेंस, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी बैलेंस शीट में, बिकॉज ये सभी क्या है, एसेट्स है। चलो आगे, कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए, सेल्स दिया है। पेएबल्स का मतलब क्या होता है, दिस इज ट्रेडर्स बोल सकते हो या फिर तो क्रेडिटर्स बोल सकते हो, क्रेडिटर्स या फिर तो ट्रेडर्स। एंड रिसीवेबल्स मीन्स या तो कस्टमर्स बोलो या फिर तो आप जो रेगुलर यूज़ करते हो वो वर्ड होता है डेटर्स, तो आप डेटर्स लिखो और या कस्टमर्स लिखो, क्रेडिटर्स लिखो या ट्रेडर्स लिखो, सेम चीज़ है। फिर दिया है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैम्पल, इसको हमें परचेज में से माइनस करना है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, परचेज को टिक कर देती हूँ, उसको इनर कॉलम में लिखूंगी। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट, वो सीधा लायबिलिटी साइड चला जाएगा। प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल, कुछ टिक करने की ज़रूरत होती नहीं है। 12% ड्राइंग, पार्थिव हैड विड्रॉन 400 रुपीज़ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। जब हर महीने के एंड पर अगर ड्राइंग होता है तो हमें n इज इक्वल्स टू क्या लेना है, तो n इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे लेना है 66 डिवाइड बाई 12। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो आप पहले चैप्टर नंबर 1 क्लियर कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो सारी चीज़ें सिखाई हुई है। अभी मैं आपको
ब्रीफ में बता देती हूँ कि अगर एट द एंड किया हुआ है तो 66 डिवाइड बाई 12 लेना है, एट द बिगिनिंग किया हुआ है तो 78 डिवाइड बाई 12 लेना है, और एट द मिडल ऑफ मंथ किया हुआ है तो आपको 72 डिवाइड बाई 12 लेना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। प्रिया ने तो पूरा ड्राइंग एक ही दिन पे विड्रॉ करा है, तो उसका सीधा 6 मंथ्स का ही काउंट करेंगे। तो जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो आप भी लिखते रहो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। आगे बोला है क्रेडिट सेल्स ₹10,000 इज़ नॉट रिकॉर्डेड। तो अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रिकॉर्ड कर देंगे, तो उसके लिए आप सेल्स को टिक लगा दो और डेटर्स को टिक लगा दो। सेल्स में एंड डेटर्स में प्लस हो जाएगा। हमेशा अमाउंट टिक करने का आप कंसिस्टेंस रखो, क्योंकि अमाउंट लिखोगे तब आपको इनर कॉलम में लिखना है, वो तुरंत याद आ जाएगा। आगे आपको बोला है टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय 2000, मतलब सेल्स का टोटल गलती से ज़्यादा ले लिया है। देखना ये वाला एडजस्टमेंट जो यहाँ से शुरू हुआ उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट होगी, लिख दो बाजू में 1 इफेक्ट। सिर्फ ये चीज़ सेल्स में से माइनस होगी, इसकी डेटर पे इफेक्ट नहीं आएगी। तो ये 2,000 रुपये का हमें सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट देना है, एंड दैट इज माइनस और डिडक्ट फ्रॉम सेल्स। आगे बोला रिटर्न ऑफ एडिशनल बैड डेट ₹2,000 एंड प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। अगेन ये बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व डेटर्स में से माइनस होना है, तो डेटर्स को 2 टिक लगा दो। अगर बैड डेट दी हुई है तो उसको भी टिक लगा दो, पर बैड डेट दी नहीं है और ये वाली बैड डेट है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले से ही BD वाला जो टैट फंक्शन है वो बना लेंगे, TAAT प्लस प्लस माइनस। देन आफ्टर फर्नीचर ऑफ ₹4,000 बिकम ऑब्सोलेट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। इसका मतलब होता है फर्नीचर बिल्कुल फालतू का बन गया, जिसका यूज़ नहीं है कुछ भी, तो हम इसको माइनस कर देंगे। जैसे डेप्रीशिएशन माइनस करते हैं, ऐसे फर्नीचर में से इसको माइनस कर देंगे, एंड दिस इज टोटल लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, जैसे नॉर्मल डेप्रीशिएशन होता है। नेक्स्ट इज अ कोर्ट फाइनलाइज्ड क्लेम ऑफ ₹4,000 फॉर नॉट मीटिंग एग्रीमेंट टू प्रोवाइड गुड्स टू अ कस्टमर। ये चीज़ क्या है? ये बिल्कुल नई चीज़ है, आगे कहीं पे भी नहीं है और इससे आगे भी कहीं नहीं आई थी। ये कुछ ऐसा है कि एक कस्टमर को आपने वादा करा था कि आप एक पर्टिकुलर डेट पे उनको गुड्स दे दोगे, उसके बेसिस पे वो कस्टमर ने किसी और को वादा करा हुआ होगा। अब हमने उसको टाइम पर गुड्स नहीं प्रोवाइड करे, तो सामने वाले बंदे को बहुत गुस्सा आ गया और उसने हम पे कोर्ट केस कर दिया। तो कोर्ट ने उसके लिए हमको पेनल्टी भरने का बोला, कितना? 4,000। नाउ दिस इज लॉस फॉर अस, 4,000 रुपीज़, एंड सेम वे दिस इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, क्योंकि हमने अभी पे नहीं करा, कोर्ट ने हमको पे करने का बोला है, तो इन फ्यूचर हमको पे करना है, अभी पे करा नहीं है। सेकेंड चीज, दिस इज लॉस, तो एक इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, दूसरी इफेक्ट जाएगी लायबिलिटी साइड। आगे फिर बोला हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹2,000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट, यानी वेजेस में डेबिट तो कर दिया है, बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आप क्या करें? आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखना भूल गए। अब जाके आपको क्या करना है? आउटस्टैंडिंग वेजेस रिकॉर्ड कर देना है। वेजेस अकाउंट ऑलरेडी डेबिट हो गया था, तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे सिर्फ एक इफेक्ट करनी है, क्रेडिट। ये हुई क्रेडिट इफेक्ट, ओनली 1 इफेक्ट होगी इसकी भी, यानी ये 2,000 क्रेडिट हुए और यहाँ पे आपने सेल्स में से माइनस करा, तो वो क्या हो गया? डेबिट। सेल्स क्रेडिट होता है, उसमें से माइनस करा तो वो डेबिट इफेक्ट हुई, यानी 2,000 उधर डेबिट हुए और 2,000 इधर क्रेडिट हुए। तो ये दोनों एडजस्टमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। चलो क्लियर है? तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं।
ये बन गया छोटू सा ट्रेडिंग अकाउंट। P&L अकाउंट, वो इतना छोटू सा नहीं बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। फिर बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एज कंपेयर टू P&L। P&L एप्रोप्रिएशन छोटा बनेगा। एंड देन आफ्टर कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। 2 पार्टनर हैं तो दोनों का कंबाइन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये सब बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्ज़ाम में, और अभी भी पूछने के चांसेस है। एंड लास्ट में बना लेंगे बैलेंस शीट। सबका नामकरण कर देते हैं। दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था कि किस तरीके से पूरे अच्छे से लिखने हैं हेडिंग्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग करके लिखना है आपको। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडिंग करके लिखना है आपको। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट सब में लिखना है आपको। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर के नाम क्या है यहाँ पर? पार्थिव एंड प्रिया। और फिर हम बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट में दिस इज कैपिटल एंड लायबिलिटी एंड दिस वन इज एसेट्स। अब 1 बाय 1 सभी हम पहले से सारी एंट्रीज कर देंगे। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है ड्राइंग। ड्राइंग को हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। टू ड्राइंग, टोटल ड्राइंग है पार्थिव का 4800 और प्रिया का 3200। दैन आफ्टर दिया है नेट कॉस्ट ऑफ परचेज, उसको जाने देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 2 नेट कॉस्ट ऑफ परचेज, और इसको इनर कॉलम में लिखना है। टिक किया हुआ है क्योंकि इसमें से हमको सैंपल वाले जो गुड्स है वो माइनस करने हैं। एक लाइन छोड़ देंगे नीचे। फिर दिया है क्लोजिंग स्टॉक, वो चला जाएगा सीधा बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया हुआ है 28,000 का। दैन आफ्टर दिया हुआ है रिसीवेबल्स यानी डेटर्स। तो डेटर्स में हमारे काफ़ी सारे टिक लगे हुए हैं। डेटर्स पे 3 टिक लगे हुए हैं तो हम काफ़ी सारी नीचे जगह छोड़ देंगे। डेटर्स है 48,000। उसके बाद है वेजेस एंड सैलरी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, ये याद रखना, ट्रेडिंग में जाएगा। वेजेस सैलरी, अगर सैलरी वेजेस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। 10,000। देन आफ्टर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। 2 ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 16,000। एंड देन आफ्टर सभी एसेट्स एक साथ दे दी है। अच्छा है, मेरे को बार बार घुमाना नहीं पड़ेगा। बिल्डिंग दी हुई है, डेप्रिसिएशन लेने का कुछ बोला नहीं है तो सीधा बाहर लिख देंगे बिल्डिंग 50,000।
फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इसमें एक एडजस्टमेंट है, सो उसके इनर कॉलम में लिखेंगे, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। ऑफिस इक्विपमेंट्स, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो इसको सीधा बाहर लिख देंगे। देन आफ्टर पैकिंग मटेरियल स्टॉक, पैकिंग मटेरियल स्टॉक को 4000 सीधा बाहर ही लिख देंगे। देन आफ्टर है कैश बैलेंस, उसको भी यहीं पे लिख देंगे। चलो, कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 24,000 एंड 16,000। आगे दिया हुआ है सेल्स, ट्रेडिंग में क्रेडिट चला जाएगा। बाय सेल्स अकाउंट, सेल्स है 2 लाख का और सेल्स में हमने 2 टिक लगाए हुए हैं। सो इनर कॉलम में लिखना है। अगर आप टिक नहीं लगाते तो बहुत सारी मिस्टेक्स, गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं। पेएबल्स दिए हैं, दैट मीन्स क्रेडिटर्स है, सीधा लाइबिलिटीज है डाल देंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कुछ टिक किया हुआ नहीं है, 30,000 है, सीधा बाहर चला गया। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैम्पल है एंड बीओडी है, साथ साथ में इधर बीओडी लिख देती हूँ 14,000। एंड देन लास्ट में मैं लिख देती हूँ परचेज में से माइनस करके गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैम्पल। $2,000 माइनस करके बाहर की कॉलम में लिख देना है 1,04,000। तो इसके साथ हमारे ट्रायल बैलेंस की सभी एंट्री हो गई है। अब हमको बोला है 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। मैंने आपको सिखाया था जहाँ माँ होती है वहाँ बच्चे हैं, तो कैपिटल के साथ उसी के नीचे उसका इंटरेस्ट भी आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 का 8% दैट इज़ 1920 एंड 16,000 का 2% दैट इज़ 1280। और इसकी सेकेंड इफेक्ट दे देनी है हमको P&L अप्रोप्रिएशन में सामने वाले साइड, मतलब डेबिट साइड। तो इधर मैं लिखूंगी 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्थिव का 1920 एंड प्रिया का 1280 एंड दोनों का मिलाकर टोटल 3,200। अब नेक्स्ट हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काउंट करना है। 12% के हिसाब से करना है, बट यहाँ पे ध्यान रखना पार्थिव का जो ड्राइंग निकालो, इंटरेस्ट निकालो ड्राइंग पे, तब आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि 4,800 पे ड्राइंग इंटरेस्ट मत निकालना। तो पार्थिव के इंटरेस्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, 400 इंटू 12% इंटू 66 डिवाइड बाई 12, ठीक है। और जब प्रिया का निकालोगे तो टोटल के ऊपर, क्योंकि उसने एक ही दिन पे पूरा विड्रॉ कर लिया है, सो 3,200 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12। तो इस तरीके से हमें दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, ये ध्यान में रखना। 264 एंड 192, और इसकी हमें कर देनी है ऑपोजिट साइड इफेक्ट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्थिव एंड प्रिया। पार्थिव का था 264 एंड 192 दैट इज़ 456। ये हो गई दोनों इफेक्ट्स की। देन आफ्टर क्रेडिट सेल्स इज़ अनरिकॉर्डेड, तो कर देते हैं सेल्स में प्लस,
अनरिकॉर्डेड था तो प्लस होगा 10,000 और सामने ये डेटर्स में भी प्लस होगा 'सेल्स बुक ऑफ मार्च मंथ इज़ ओवरकास्ट' तो सिर्फ सेल्स में से माइनस करना है। ये वाले एडजस्टमेंट पे खास फोकस करना। ओवरकास्ट बाय मिस्टेक, एक ही इफ़ेक्ट आएगी इसकी, सिर्फ 2,000 माइनस होंगे और फिर बाकी का अमाउंट आपको बाहर रख देना है, दैट इज़ 2,08,000। सिंगल इफेक्ट है इसकी। दैन आफ्टर बोला है बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व, तो उसके लिए हम लोगों को डेटर्स में से पहले बैड डेट माइनस कर देनी है। हमेशा जो भी सेल्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होते हैं वो डेटर में पहले होंगे। इन केस अगर ये सेकेंड वाला एडजस्टमेंट बाद में भी दिया होता तो ये बैड डेट हम बाद में ही कैलकुलेट करते, क्योंकि बैड डेट कैलकुलेट करने के बाद आप फिर से उसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करोगे तो गलती हो जाएगी। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। आगे चल के ऐसे भी सम्स है कि जिसमें आपको अनरिकॉर्डेड सेल्स बाद में दिया है और बैड डेट पहले, तो पहले दी है तो पहले कैलकुलेट नहीं करने की, बाद में ही कैलकुलेट करने की। 2,000 की बैड डेट है, माइनस करो तो बचे कितने 56,000 और फिर उसमें से BDR @ 5%, सो 56,000 का 5% दैट इज़ 2,800 इसमें से माइनस करो तो बचा क्या 53,200, वो अमाउंट बच गई है। और इसका सेकेंड इफेक्ट ये 2,000 और 2,800, सेकेंड इफेक्ट किसका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लिख ही देंगे पहले से ही BDR प्लस प्लस माइनस TAT, जिसमें ये दोनों टी वाले खाली हैं। एडजस्टमेंट की बैड डेट थी 2,000 और BDR था 2,800, टोटल मिला के 4,800 बाहर। क्लियर। आगे बोला है फर्नीचर बिकम एब्सोलेट, तो ये हमारा लॉस है। तो 2 फर्नीचर ऑब्सोलेशन 4,000 ये लॉस है और फर्नीचर में से इतना हम डिडक्ट कर देंगे। $4,000 का अब यूजलेस हो गया तो 6,000 का ही फर्नीचर बचेगा। आगे कोर्ट हैज़ क्लेम्ड फाइनलाइज क्लेम ऑफ 4,000, तो ये हमारी लायबिलिटी है। कोर्ट क्लेम पेएबल 4,000 और उसकी सेकेंड इफेक्ट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये लॉस भी है हमारे लिए। एंड द लास्ट वन इज 2,000 वेजेस में रिकॉर्ड हो गए थे, सिर्फ आउटस्टैंडिंग वेजेस बाकी थे, तो उसको क्या करेंगे सीधा लाइबिलिटी साइड शो कर देंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसकी भी सेम एक ही इफेक्ट आई। तो 2,000 की आगे सेल्स वाली एक इफेक्ट थी और ये वेजेस वाली इफेक्ट है, तो ये दोनों इफेक्ट एक एक ही होगी, आप ध्यान रखना यहाँ पे। और हिडन एडजस्टमेंट्स कोई नहीं है, सीधा अब हम सबको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए क्रेडिट साइड का टोटल करो 2,08,000, 2,08,000 में से बाकी की सारी चीज़ों को माइनस कर दो। 1,14,000 माइनस होगा, 94,000 बचेगा। इसको कहते हैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट
और ये ग्रॉस प्रॉफिट लेके जाएंगे इधर क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट 94,000 टोटल लगा देंगे क्रेडिट साइड का 94,000 डेबिट साइड का उसमें से लेस करना है तो 65,200 दैट इज टू नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट को लेके जाने का होता है P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट। ये एक लाइन हमेशा छोड़नी है आपको ऊपर नीचे दोनों साइड 65,200 उसमें 456 को ऐड करना है तो 65,656 और उसमें से 3,200 लेस करने हैं सो बचा क्या 62,456। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज नॉट गिवन तो इक्वल ले लेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट इक्वली बांट देंगे सो डिवाइड बाय 2 कर लो 31228 और इसको ले जाएंगे इधर क्रेडिट साइड बाय डिविजिबल प्रॉफिट 31228 एंड देन क्रेडिट साइड का पहले टोटल करके डेबिट साइड पे रख देंगे प्रिया का टोटल है 48,508 उसमें से 3,200 and 192 लेस करने हैं तो 45,116 ये उसका बैलेंस आया। पार्थिव का टोटल 57,148 और उसमें से माइनस करना है 4,800 एंड 264 तो आंसर आया 52,084 रुपीज़। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करके इधर नीचे लिख देंगे कैपिटल पार्थिव प्रिया 52,084 प्लस 45,116 दोनों का टोटल 97,200 और अब हमें कर देना है टोटल तो लास्ट में हमारी बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए। $1,47,200 आ रहा है इस साइड का और लाइबिलिटी साइड भी सेम आ रहा है एंड ये बैलेंस शीट टैलिड जो हमेशा आपको टफ लगता है वो इजीली टैली हो गया। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा कि ये 15 मिनट्स में कैसे हो सकता है। मैं आपको सिखाते सिखाते करा रही हूँ इसलिए आपको हाफ एन आवर लग रहा है, एल्स आराम से ये 15 to 17 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली। आप लोगों को बस सम को बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप एक बार, दो बार और तीसरी बार जैसे ही सम करोगे तो ऑटोमेटिकली विद इन 12 to 15 मिनट आपका सम फिनिश हो जाएगा। बट मेक श्योर कि हर सम को आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है तो ही आप वो टाइम में पेपर को कंप्लीट कर पाओगे और सम को भी कंप्लीट कर पाओगे। अगर ये सम कंप्लीट नहीं हुआ तो मेजर कॉज यही होगा, यही सम कि आपका अकाउंट्स का पेपर आधा रह जाएगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप ही ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको इसके लिए खास टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग।